हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का स्वागत है। हिस्ट्री के क्वेश्चन सीरीज 18 में हम लोगों ने अब तक 17 क्वेश्चन सीरीज कर लिया था और आज भी मैं आप लोगों के सामने 15 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ। तो वही सेम पैटर्न रहेगा हमारा। 5 आपके एंशिएंट के हैं, 5 मेडिवल के हैं, 5 मॉडर्न के हैं। लेकिन अगले जो आपके सीरीज आएगी जो 19th रहेगा उसमें मैं थोड़ा सा चेंज करूँगा। उसमें मैं पहले आप लोगों को सारे मॉडर्न हिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन हैं पहले वो डिस्कस करूँगा आपसे, जो भी एग्जामिनेशंस में पूछे गए हैं। ईज़ी से ईज़ी, टफ से टफ वो सारी चीज़ें आपकी हो जाएँगी। तो एक एक तरह से देखिए आपके मॉडर्न हिस्ट्री का पूरा कंपाइलेशन हो जाएगा, पूरे क्वेश्चन कर लोगे। फिर उसके बाद से उसके अलावा कहीं और से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। मेडाइवल करवा दूँगा और फिर आपका एंशिएंट करवाऊँगा। ये मेरा अगले जो सीरीज़ रहेगा 19 से, उसमें थोड़ा-सा मैं चेंज करूँगा और जो आपका थंबनेल रहेगा उस पर मैं डाल दूँगा कि यहाँ से आपकी मॉडर्न हिस्ट्री के सारे क्वेश्चंस अवेलेबल हैं। ठीक है? और एक इनिशिएटिव ये भी ले रहा हूँ मैं कि कुछ जो आपके टॉपिक्स हैं, जो कि फ्रीक्वेंटली एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, वो भी मैं आप लोगों को करवाऊँगा। तो शुरुआत में हिस्ट्री से ही करूँगा, हिस्ट्री के पहले मैं मॉडर्न वाला सेक्शन करवा दूँगा, फिर आपके मेडाइवल वाला करवा दूँगा, फिर एंशिएंट वाला करवा दूँगा। जो भी वन डे एग्जामिनेशन आते हैं, उसके भी सारे क्वेश्चंस आपको सारे टॉपिक्स यहाँ पर मिल जाएँगे, टॉपिक वाइज़ मैं उसको करवाता चला जाऊँगा। ज़्यादा बड़े वीडियोज़ नहीं बनाऊँगा, छोटे-छोटे वीडियोज़ जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट रहेंगे, वो सारे आपको यहाँ पर मिल जाएँगे वन डे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में। ठीक है? चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और क्वेश्चन सीरीज तो आपकी चलती ही रहेगी, तो क्वेश्चन सीरीज आप देखते रहिएगा। पहला क्वेश्चन है, घोड़े की हड्डियां कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये आपके इंडस वैली सिविलाइजेशन का क्वेश्चन है और ये पूछ रहा है आपसे कि घोड़े की हड्डियां इंडस वैली सिविलाइजेशन सिंधु घाटी सभ्यता में कहाँ से प्राप्त हुई हैं? तो इसका उत्तर यहाँ पर दिया हुआ है, तो उत्तर है इसका बी, सुरकोटदा। अगर आप सुरकोटदा की बात करते हैं तो सुरकोटदा है कहाँ पर? तो सुरकोटदा है गुजरात में, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है सुरकोटदा। कहाँ पर है? तो आप बोलेंगे गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है, गुजरात के कच्छ जिले में स्थित है। और इसकी जो खोज थी वो किसने किया था आप बोलेंगे, तो वो रहेगा आपका जगपति जोशी। इसकी खोज किसने किया था? तो आप बोलेंगे जगपति जोशी ने किया था इनकी खोज, और इसका एक्सकवेशन भी जगपति जोशी ने किया था। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। जैसे जे जोशी लिखा हुआ था तो जे जोशी आप दिमाग में रखिएगा। ठीक है, वहीं पर अगर मैं लोथल की बात करता हूं तो लोथल से आपको घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। घोड़े की मृण मूर्ति प्राप्त हुई है। घोड़े की क्या प्राप्त हुई है? आपको मृण मूर्ति प्राप्त हुई है, मतलब मिट्टी की जो मूर्ति है वो आपको प्राप्त हुई है लोथल से। वहीं पर अगर मैं बात करता हूँ राणा घुंडई राणा घुंडई से घोड़े के दांत प्राप्त हुए हैं। ये घोड़े से कुछ रिलेटेड इंफॉर्मेशन है जो आपको दिमाग में रखना है। ठीक है, और अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या हड़प्पा वासियों को घोड़े के बारे में जानकारी थी, तो आप बोलेंगे नहीं, हड़प्पा वासियों को घोड़े के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। ठीक है, तो ये रहा आपका पहला क्वेश्चन और उससे रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन थी वो मैंने आप लोग को यहाँ पर बता दी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाले व्यक्ति कौन था? तो निम्नलिखित में से मोहनजोदड़ो जाने वाले व्यक्ति कौन थे? वो थे आपके रखालदास बनर्जी साहब। तो इसका आंसर भी दिया हुआ है, आंसर नंबर ए है। कौन है रखालदास बनर्जी साहब? ये यूपी पीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। तो रखालदास बनर्जी जो थे वो मोहनजोदड़ो जाने वाले पहले व्यक्ति थे। ठीक है, जाने वाले व्यक्ति थे। और वहीं पर अगर मैं हड़प्पा की बात करता हूँ तो यहाँ पर जाने वाले कौन थे? तो आप बोलेंगे आपके दयाराम साहनी दयाराम साहनी जी थे। ठीक है, और अगर मैं दूरी की बात करता हूँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के बीच में लगभग 483 किलोमीटर की दूरी है। ठीक है, आसपास ही है। वहीं पर अगर मैं हड़प्पा की बात करता हूँ तो ये आपके रावी नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और वही मोहनजोदड़ो जो है वो आपके सिंधु नदी के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है वो आपकी इंडस के किनारे स्थित है। मोहनजोदड़ो है कहाँ पर? तो ये पाकिस्तान में स्थित है। पाकिस्तान में वहाँ पर आपका लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, लरकाना डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर ये स्थित है। ठीक है, और पिगट महोदय, एक पिगट आपके हिस्टोरियन है, तो पिगट ने इन दोनों को, आपके मोहनजोदड़ो और हड़प्पा को, एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी बताया है। एक बहुत बड़े साम्राज्य की क्या बताया उन्होंने? जुड़वा राजधानी बताया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिमाग में रखना है। तो 258 निम्नलिखित में से हड़प्पा स्थलों में से कौन सा दुर्गीकृत नहीं था? मतलब इनमें से कौन सा फोर्टिफाइड नहीं था? फोर्टिफाइड का मतलब होता है किलाबंद। ठीक है,
तो इसमें से कौन सा दुर्गीकृत नहीं था, तो आपको दिमाग में रखना है ये था चनुदड़ो। कौन सा था बेटा? चनुदड़ो। ये आपका दुर्गीकृत नहीं था। ये यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है 2004 के। चनुदड़ो में आपके कोई भी फोर्ट नहीं थे, कोई भी दुर्गीकृत नहीं था। दुर्गीकृत का मतलब क्या होता है? जैसे मान लो ये आपकी बस्ती है, इसके चारों तरफ क्या लगा दी जाती है? प्राचीर या फिर दीवार लगा दी जाती है, तो उसी को दुर्ग बोला जाता है बेटा। तो चनुदड़ो आपका दुर्गीकृत नहीं था इन चारों में से, ठीक है। और अगर मैं चनुदड़ो की कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स बताऊं तो यहाँ पर जो ईंटें ईंटें मिली हैं वो वक्राकार की मिली हैं, ठीक है। वक्राकार ईंटें यहाँ पर मिली हैं, प्लस यहाँ पर कारखाना मिला है जहाँ पर मनके बनाए जाते थे। मनके मतलब होते बीट्स बेटा, बीट्स जो आपके नेकलेस और इन सारी चीज़ों में लगते थे ना, तो मनके बनाने के कारखाने यहाँ पर मिला है, ठीक है। और अब लोथल के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो लोथल जो है वो आपका गुजरात में स्थित है, ठीक है। आपका एक तरह से समझिए एक बंदरगाह हुआ करता था उस समय का, ठीक। और यहाँ पर जो पूरी बस्ती है, अगर मैं दुर्ग की बात करता हूँ लोथल में, तो लोथल की जो पूरी बस्ती थी वो पूरी तरीके से दुर्ग से घिरी हुई थी, एक ही दुर्ग से घिरी हुई थी, एक ही फोर्ट से घिरी हुई थी। मतलब मान लो कि ये अपर हाउस अपर वाले एरिया है, ठीक है, और यहाँ पर आपका लोअर वाला एरिया है। तो इन सब के आगे एक ही दुर्ग था, मतलब एक ही फोर्ट के अंदर ये सारे रहा करते थे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको यहाँ पर रखना है। बाकी जगहों पर देखेंगे तो अलग अलग था। जैसे पहले अगर अपर हाउस की बात करते हैं तो वहाँ पर एक ये रहा, फिर दूसरा रहा तो यहाँ रहा, ठीक है। तो दूसरे में दो दो फोर्ट यहाँ पर लगे हुए थे, दोनों को अलग अलग तरीके से फोर्टिफाई किया गया था। वहीं पर एक जगह है धोलावीरा। धोलावीरा, तो धोलावीरा जो था, वैसे बेसिकली जितने भी आपको साइट्स मिले हैं वहाँ पर दो ही रीजन्स मिले थे, एक अपर हाउस और एक अपर अपर रीजन्स और एक लोअर रीजन मिला था, जिसको आप सिटेडल और कॉमन क्लैन बोलते हो। तो सिटेडल जहाँ पर बड़े बड़े मर्चेंट्स या फिर ट्रेडर्स या फिर जो भी वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन करने वाले लोग रहते थे वो रहते थे, और बाकी जो बड़ा वाला हिस्सा हुआ करता था, जो लोअर लोअर क्लैन बोल सकते हो या फिर जो कॉमन क्लैन वाला हिस्सा था, वहाँ पर आम आदमी रहा करते थे। तो बाकी सारे हिस्सों में आपके दो दो जगह मिली हुई है, लेकिन धोलावीरा की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर तीन हिस्सों में डिवाइडेड था। धोलावीरा जो था वो तीन हिस्सों में डिवाइडेड था, मतलब ये कहा जा सकता है कि वहाँ पर अपर, मिडिल और लोअर, ये तीन तरह के क्लासिफिकेशंस देखने को मिल जाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 259। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु सभ्यता से संबंध नहीं रखता है? मतलब इनमें से कौन सा ऐसा आपका स्थल है जो कि सिंधु सभ्यता से जुड़ा हुआ नहीं है? तो वो है आपका बुर्जहोम। ये भी यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है। यूपीपीसीएस प्री में आया हुआ क्वेश्चन है बुर्जहोम। बुर्जहोम की अगर आप बात करते हैं तो ये नियोलिथिक साइट है, नियोलिथिक साइट है। नियोलिथिक या फिर इसको बोला जाता है नवपाषाण, नवपाषाण, नवपाषाण युग, ठीक है। जैसे अगर आप स्टोन एज की बात करते हैं तो स्टोन एज को हम तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है पैलियोलिथिक, दूसरा होता है मेसोलिथिक और तीसरा होता है नियोलिथिक। नियोलिथिक, ठीक है। पैलियोलिथिक का मतलब होता है जो आपका पूरा पाषाण है, जो सबसे शुरुआती स्टोन एज होता है, उसको पैलियोलिथिक बोला जाता है। जहाँ पर जो आदि मानव हुआ करता था वो बड़े बड़े पत्थरों का प्रयोग करता था। मेसोलिथिक में क्या हुआ, उनके जो उपकरण बनाए जाते थे उसमें थोड़ा सा परिवर्तन आता है, वो बड़े पत्थरों की जगह पर छोटे उपकरणों का प्रयोग करना शुरू करता है। नियोलिथिक में और छोटे उपकरण हो जाते हैं और पॉलिश्ड हो जाते हैं, ठीक। ये तो उपकरणों के आधार पर इनको हम डिवाइड करते हैं। दूसरी चीज, इस समय का मानव जो था वो हंटिंग और गैदरिंग पर पूरी तरीके से डिपेंडेंट था, मतलब वो शिकार करता था और खाने को इकट्ठा करके रखता था। वहीं पर मीजोलिथिक एज की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर मानव पशुपालन करना शुरू कर दिया था। पशुपालन का मतलब होता है वो जानवरों को पालना शुरू कर दिया था, और सबसे पहला जानवर जो उसने पाला था वो था कुत्ता। नवपाषाण युग की अगर आप बात करते हो तो यहाँ पर मानव को कृषि आना शुरू हो गई थी। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर क्रो मैग्नन मैन जो होता है, जिसको आप बोलते हो आज का प्रबुद्ध मानव बोलते हो, उसका डेवलपमेंट यहाँ से शुरू हो गया था। तो वो पशुपालन भी सीख चुका था, उसको कृषि करना भी आ चुका था, वो खेती करना भी सीख रहा था। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर नियोलिथिक एज में होती है। बुर्जहोम की अगर आप बात करते हो तो बुर्जहोम जो है वो नवपाषाण कालीन आपकी बस्ती है, ठीक है। इसकी खोज जो थी वो पीटरसन और टेरा ने की थी। पीटरसन और टेरा ने की थी। पीटरसन व टेरा ने इसकी खोज की थी, ठीक है। और बुर्जहोम है कहाँ पर? तो आप बोलोगे जम्मू एंड कश्मीर में है। तो अब बुर्जहोम की एक खासियत है, यहाँ पर गर्तवास के साक्ष्य मिले हैं। गर्तवास का मतलब होता है बेटा गड्ढे बना करके उसमें लोग रहा करते थे। और ये गड्ढे कैसे होते थे? ऊपर से सकरे हुआ करते थे और नीचे जा करके चौड़े हो जाते थे, इस तरह के गड्ढे बने रहते थे। मान लो ये आपका सरफेस है, और सरफेस में क्या है, यहाँ पर डिग होल बने हुए रहते थे, इसमें लोग घुसते थे और यहाँ जा करके रहा करते थे, ठीक है। और उस समय अगर आप देखोगे तो क्लाइमेट चेंज भी हो रहा था, उस समय का मौसम भी ठंडा हुआ करता था, तो लोग जो था गड्ढा बना करके नीचे रहा करते थे। ये बुर्जहोम से उसके साक्ष्य मिले हुए हैं, ठीक है। प्लस कुत्ते के साथ वो जो मालिक था उसकी हड्डियां दफनाने के भी साक्ष्य आपको कहाँ से मिले हैं? बुर्जहोम से मिले हैं। ये सारी चीजें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको दिमाग में रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 260, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहरों पर निम्न में से कौन सा अंकित नहीं है?
निम्न में से कौन-सा अंकित नहीं है? तो मोहनजोदड़ो से जो हमें मूर्ति मिली हुई है, उसमें से कौन-सा अंकित नहीं है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, एक है हाथी, दूसरा है गैंडा, फिर दिया हुआ है बाघ और फिर है दिया हुआ है बैल। तो मोहनजोदड़ो से जो पशुपति की मूर्ति मिली हुई है, उसमें क्या है? पहली बात तो वहाँ पर त्रिमुखी आपके एक योगी की पिक्चर बनी हुई है, त्रिमुखी का मतलब होता है उसके सामने 3 मुख हैं। एक सामने की तरफ है, एक इधर है और एक इधर है, ठीक है? और वो आसन में बैठा हुआ है, ठीक है? वो बैठा हुआ है, एक चबूतरे पर बैठा हुआ है, ठीक है? और उसके दोनों तरफ जानवर हैं, जैसे एक तरफ की अगर आप बात करते हैं, राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो राइट साइड में आपको इसके राइट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको बाघ और हाथी देखने को मिलेगा, एलिफेंट और आपको टाइगर देखने को मिलता है, बाघ देखने को मिलता है और वहीं पर लेफ्ट साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको एक भैंसा भैंसा और गैंडा देखने को मिलता है और इसके पैरों के पास अगर आप देखेंगे तो 2 हिरन देखने को मिलते हैं, ठीक है? और इसके अगर आप शरीर की बात करते हैं, तो हाथ से लेकर के कंधे तक पूरा शरीर इसका चूड़ियों से ढका हुआ था, ठीक है? तो यहाँ पर किसके साक्ष्य नहीं मिलते हैं? तो हाथी भी था, गैंडा भी था, बाघ भी था, क्या नहीं था बेटा? बैल यहाँ पर नहीं था, ठीक है? इसको दिमाग में रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 261, पतंजलि के योग सूत्र को अरबी भाषा में अनुवाद किसने किया था? अब यहाँ से आपकी मेडिवल हिस्ट्री शुरू हो जाती है। तो पतंजलि के योग सूत्र को अरबी भाषा में अनुवाद करने वाले थे अल बरूनी। कौन थे बेटा? अल बरूनी थे। आपके 11वीं सेंचुरी में जब अल बरूनी इंडिया आते हैं महमूद गजनवी के साथ, तो वहाँ पर आते हैं और यहीं पर रह जाते हैं और पतंजलि और यहाँ के संस्कृत और सारी चीज़ों को सीखते हैं और अपनी एक किताब लिखते हैं जिसका नाम रहता है तहकीक हिंद प्लस बहुत सारी चीज़ें लिखते हैं और अल बरूनी ने ही क्या किया था, जो पतंजलि का योग सूत्र था उसको अरबी भाषा में आपका ट्रांसलेट किया था, ठीक है? दिल्ली सल्तनत में मुकद्दम कौन हुआ करता था? तो दिल्ली सल्तनत में जो मुकद्दम होते थे उनको ग्राम मुखिया, जो गाँव के मुखिया हुआ करते थे उनको मुकद्दम बोलते थे। जैसे हम लोग यहाँ पे सरपंच बोलते हैं ना, तो वैसे वहाँ पर जो दिल्ली सल्तनत में जो ग्राम का मुखिया होता था उसे मुकद्दम बोला जाता था। प्लस वहाँ पर एक चीज़ और ध्यान में रखिएगा, एक टर्म आता है खूत। खूत का मतलब होता है दिल्ली सल्तनत के समय जो छोटे भूस्वामी हुआ करते थे, छोटे जो भूस्वामी हुआ करते थे, उन्हें खूत बोला जाता था, ठीक है? खूत और मुकद्दम 2 टर्म आता है, तो गाँव के मुखिया को मुकद्दम बोला जाता था। ये ऐसे समझिए जिसके पास ज़्यादा ज़मीन हुआ करती थी, उसे मुकद्दम बोलते थे और छोटे ज़मीन वाले लोगों को खूत बोला जाता था, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 263, दिल्ली सुल्तान इल्तुतमिश के से संबंधित निम्नलिखित में इस कथनों पर विचार करिए। उसने हौज खास का निर्माण करवाया था, उसने अपनी राजधानी सीरी में बनवाई थी। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर चुनिए। अब देखिए, इल्तुतमिश ने क्या हौज खास का निर्माण करवाया था? क्या अपनी राजधानी सीरी में बनवाई थी? नहीं बेटा। ये दोनों ऑप्शन इल्तुतमिश के रिस्पेक्ट में गलत हैं। ये दोनों काम जो था वो अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। दोनों काम जो थे वो अलाउद्दीन अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। ये दोनों काम किसने किए थे बेटा? अलाउद्दीन खिलजी ने किए थे। ठीक है? अच्छा, तो ये इसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये दोनों ऑप्शन क्या हो जाते हैं आपके? दोनों ऑप्शन आपके क्या हो जाते हैं? वो आपके आपके गलत हो जाते हैं। ठीक है? तो ना ही 1 और ना ही 2, ठीक है? तो इसको ध्यान में रखिएगा, ना ही 1 और ना ही 2, ठीक है? ना ही 1 और ना ही 2, ये पीजीटी 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, ना ही 1 ना ही 2, तो सी नहीं, इसका ऑप्शन डी होगा, ठीक है? तो ना ही 1 ना ही 2, ठीक है? तो ये दोनों काम किसने करवाया था? अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। वहीं इल्तुतमिश की अगर आप बात करते हैं, तो इल्तुतमिश ने अपनी राजधानी लाहौर से दिल्ली ट्रांसफ़र की थी। ठीक है, प्लस इल्तुतमिश ने एक काम और किया था। इल्तुतमिश ने जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे जिसने नींव रखी थी आपकी कुतुब मीनार की, उसे पूरा करवाया था। तो ये स्थापत्य से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आंसर हो जाता है और राजधानी से जुड़ा हुआ आंसर हो जाता है, ठीक? और इल्तुतमिश वो पहला अ, गुलाम वंश का शासक था जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। जो कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उस समय ना ही कैपिटल दिल्ली हुआ करती थी, ना ही उन्होंने सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। तो दोनों चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। इल्तुतमिश पहला वो शासक था। देखो, गुलाम वंश की स्थापना किसने किया था? तो आप बोलेंगे कुतुबुद्दीन ऐबक ने किया था। लेकिन अगर आपसे पूछता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कौन था? तो आप बोलोगे इल्तुतमिश, क्योंकि इल्तुतमिश ने ही दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था, प्लस उसने वो पहला व्यक्ति था जिसने सुल्तान की उपाधि को धारण किया था। ठीक है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने 264, मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी कहाँ परिवर्तित की थी? तो मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी जो थी वो देवगिरी में बनाई थी। ठीक है? और देवगिरी का नाम चेंज करके इसको दौलताबाद किया था। दौलताबाद किया था। ठीक है? देवगिरी का नाम चेंज करके इसने क्या किया था? दौलताबाद किया था। और कब किया था? 1327 में। 1327 में मोहम्मद तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर शिफ्ट की थी? देवगिरी, और देवगिरी का नाम चेंज करके उसने क्या किया था? दौलताबाद रखा था। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन,
अलाउद्दीन खिलजी ने अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की हत्या कहाँ पर की थी? तो आप लोगों ने मूवी में देखा होगा, पद्मावत में देखा होगा, ठीक है? तो वो जगह था आपका कड़ा। कौन सी जगह थी बेटा? कड़ा, या फिर इसको कई जगह पर मानिकपुर भी लिखा हुआ मिल जाएगा। वैसे ऑप्शन में कड़ाई आता है तो कड़ाई देखेंगे, और कहीं पर अगर मानिकपुर में रहता है तो मानिकपुर लिख सकते हैं। और कब किया था? 1296 में। 1296 में इसने क्या किया था? अपने चाचा जलालुद्दीन खिलजी की, अपने चाचा और जो ससुर थे जलालुद्दीन खिलजी की हत्या की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ से आपका मॉडर्न हिस्ट्री शुरू हो जाता है। मॉडर्न हिस्ट्री की अगर आप बात करते हैं तो निम्नलिखित में से किसने 4 परिधीय न्यायालय सर्किट कोर्ट्स को आरंभ किया था? जिनमें 3 बंगाल और 1 बिहार में थे। तो ये करने वाले जो थे वो थे आपके लॉर्ड कॉर्नवालिस। ये कौन थे बेटा? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे, इसको दिमाग में रखिएगा। और लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे वो 1786 से लेकर के 1793 तक ये फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल रहे थे। फोर्ट विलियम के गवर्नर जनरल भी रहे। ठीक है, ठीक है। और इन्होंने 1793 में अपने आखिरी जो न्यायिक सुधार थे, ठीक है, उसमें इन्होंने डिवीजन ऑफ पावर किया था, जिसको आप शक्ति का पृथककरण कह सकते हो। शक्तियों का डिवीजन किया था, डिवीजन ऑफ पावर इन्होंने किया था, और उसी के तहत उन्होंने ये सारी चीजें करवाई थी, जिसमें सर्किट कोर्ट्स को आरंभ किया था। और इन्होंने क्या किया था? 4 परिधीय न्यायालय या फिर सर्किट कोर्ट्स बनाए थे, जिसमें से 3 कहाँ पर थे? आपके बंगाल, 3 बंगाल में थे, और एक आपका बिहार में हुआ करता था, जिसको सर्किट बंदोबस्त आपका सर्किट कोर्ट कहा जाता है। ठीक। और उसके साथ साथ इन्होंने और भी बहुत सारी चीजें की थी, जैसे इन्होंने परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। परमानेंट सेटलमेंट या फिर स्थायी बंदोबस्त की शुरुआत की थी। ठीक है, प्लस उसके साथ साथ भारत में सिविल सेवा को भी शुरू किया था, इसलिए इन्हें भारत में सिविल सेवा का जनक कहा जाता है। जो सिविल सेवा की परीक्षा होती है उसकी भी शुरुआत करने वाले कौन थे? ओके, उसके भी शुरुआत करने वाले कौन थे आपके? यही थे, क्या नाम है आपका? लॉर्ड कॉर्नवालिस थे। इन्होंने स्थायी बंदोबस्त शुरू किया था, परमानेंट सेटलमेंट की शुरुआत किया था, जिसको सूर्यास्त कानून भी कहा जाता है, और साथ ही साथ सिविल सेवा की भी शुरुआत इन्होंने ही की थी, और सिविल सेवा के जनक इनको कहा जाता है। तो इसको दिमाग में रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 267, भारतीय प्रेस को 1835 में प्रतिबंध से मुक्त किया गया था। तो ध्यान समझिएगा, जो आपके जब आपके आपके वेलेस्ली आते हैं 1799 में गवर्नर जनरल बन करके, वेलेस्ली आते हैं 1799 में, तो इन्होंने क्या किया? आपका प्रतिक्षण का अधिनियम को पारित किया था, जिसमें से आपके प्रेस के जो ऊपर जो फ्रीडम मिला हुआ रहता है प्रेस को, उसको इन्होंने खत्म कर दिया था। ठीक है, और उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दिए थे। फिर उसके बाद आते हैं जॉन एडम। जॉन एडम आते हैं। जॉन एडम आते हैं आपके 1823 में, और 1823 में आकर के ये फिर क्या करते हैं? उसके ऊपर और ज़्यादा रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं। उसके बाद आते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक। लॉर्ड विलियम बेंटिक जब आते हैं तो वो क्या करते हैं? थोड़ा सा ये जो स्ट्रिक्ट नियम था उसको थोड़ा सा लूज करना ये शुरू करते हैं। ठीक है, और इसके जो वेलेस्ली और एडम का जो आपके इनकी वजह से जो रिस्ट्रिक्शन लगा था, उससे हुआ क्या था कि जो राजा राम मोहन रॉय थे, राजा राम मोहन रॉय थे, उनका एक पेपर निकलता था मिरातुल। मिरातुल वो बंद हो गया था। मिरातुल जो था वो बंद हो गया था। अब लॉर्ड विलियम बेंटिक के समय राजा राम मोहन रॉय आते हैं और कोशिश करते हैं कि ये जो आपके रिस्ट्रिक्शन लगे हुए हैं, जो ये सेंसरशिप लगा हुआ है, उसको क्या किया जाए? रिलैक्स किया जाए। और बेंटिक धीरे धीरे क्या करते हैं? उसे रिलैक्स करने की कोशिश करते हैं। और जब आपके चार्ल्स मेटकाफ आते हैं, कौन आते हैं बेटा? चार्ल्स मेटकाफ आते हैं, और ये आते ही क्या करते हैं? प्रेस एक्ट पास करते हैं। प्रेस एक्ट निकालते हैं, और प्रेस एक्ट निकालते हैं, और ये क्या करते हैं? जो भी प्रेस के ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा रहता है उसे ये खत्म कर देते हैं। जो भी उसके ऊपर लगा रहता है, जो भी सेंसर लगा रहता है, उसको वो खत्म कर देते हैं। ठीक है, इसीलिए चार्ल्स मेटकाफ को बोला जाता है कि समाचार पत्र का मुक्तिदाता। समाचार पत्र का मुक्तिदाता चार्ल्स मेटकाफ को बोला जाता है। ठीक है, ठीक है। और इनका जो अगर आप देखेंगे तो ये कब कब 1835 और 36 में ये काम ये करते हैं। मेटकाफ ने प्रतिबंध को जो था वो प्रेस एक्ट पारित करके उसे हटा दिया था। ठीक है, तो इसको दिमाग में रखिएगा। तो जो वेलेस्ली आते हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, जो जॉन एडम आते हैं वो रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं 1823 और 1799 रिस्पेक्टिवली। और उसके बाद से इसकी वजह से मिरातुल अखबार जो था राजा राम मोहन राय का, वो क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। फिर चार्ल्स मेटकाफ आते हैं, प्रेस एक्ट पारित करते हैं 1835-36 में, और उससे क्या होता है कि समाचार पत्र पर जो भी प्रतिबंध लगे हुए थे वो रिलीज हो जाते हैं।
इसको दिमाग में रखें। और बेंटिक का भी जो अप्रोच हुआ करता था वो लीनिएंट था समाचार पत्र के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 268। निम्नलिखित में से ब्रिटिश काल में से स्थानीय स्वशासन का मुख्य सुधारक माना जाता है, किसे माना जाता है? स्थानीय स्वशासन का मतलब होता है जो आपका लोकल गवर्नेंस है, उसको किसने सुधारा था? तो ध्यान समझिएगा बेटा, ये काम था लॉर्ड रिपन। लॉर्ड रिपन अगर आप देखा जाएगा तो ये सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल थे। इन्होंने बहुत ही अच्छे-अच्छे काम किए थे। तो 1880 से लेकर के 84 तक लॉर्ड रिपन रहते हैं। लॉर्ड रिपन ने अपने टाइम पीरियड में बहुत सारी चीज़ें की थी। जैसे पहली बात तो उन्होंने स्थानीय स्वशासन को भी किया था जिला स्तर पर और गाँव स्तर पर, ठीक है? जिला स्तर और गाँव स्तर पर भी उन्होंने उसको मजबूत करने का प्रयास किया था। जैसे आज के डेट में आप म्युनिसिपैलिटी और पंचायती राज देखते हो ना, उसी तरीके से लॉर्ड रिपन ने वहाँ पर ब्लॉक पर और तहसील पर, जिला स्तर पर प्लस गाँव स्तर पर इन्होंने जो लोकल गवर्नमेंट था उसको मजबूत करने का प्रयास किया था। तो इसका आंसर तो ये हो जाता है। प्लस इसके अलावा और इन्होंने क्या-क्या किया था? इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया था। सॉरी, पारित किया तो कह रहा हूँ, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त कर दिया था। तो वो जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है उसको इन्होंने समाप्त कर दिया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त कर दिया। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट क्या था? वो जो आपके प्रेस थे, जो भी समाचार पत्र थे, उस पर सेंसरशिप था, ये रिस्ट्रिक्शन था, उसे समाप्त कर दिया था। और ये किया था इन्होंने 1882 में। 1880 से लेकर के 84 तक इनका समय रहता। तो 1882 में इन्होंने क्या क्या किया? वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया। प्लस इन्होंने क्या किया? जनगणना की शुरुआत की। जनगणना 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 की शुरुआत की। और जनगणना की शुरुआत 1881 से एकदम कायदे से शुरू हो जाती है। प्रत्येक 10 वर्ष पर जनगणना होनी शुरू हो गई। प्लस 1881 में ही इन्होंने एक काम और किया था। जो श्रमिक दशा थी, जो लेबर था, श्रमिक दशा, जो फैक्ट्री में काम करने वाले जो आपके लेबर्स हुआ करते थे, उसके लिए, उसके सुधार के लिए भी इन्होंने कानून लाया था। तो 1881 में ये सारे काम इन्होंने किए थे। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो इन्होंने लोकहित के लिए बहुत सारे काम किए थे। इसलिए सर्वाधिक लोकप्रिय गवर्नर जनरल अगर आप देखोगे तो लॉर्ड रिपन ही हो जाते हैं। तो इनका जो समय है वो भी ध्यान में रखना है, 1880 से लेकर 84 तक। स्थानीय स्वशासन को इन्होंने मजबूत किया था। जो लोकल गवर्नेंस है उनको मजबूत किया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को इन्होंने समाप्त किया था 1882 में। जनगणना की शुरुआत की थी 1881 में। प्लस श्रमिक दशा में जो लेबर कंडीशंस हुआ करती थी उस समय, उसको भी सुधारने का इन्होंने प्रयास किया था, ठीक है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने कहा था शेर की तरह एक दिन जीना अधिक अच्छा है वनस्पत बकरे की भांति पूरी उम्र जीने से? तो ये जो है वो तो बहुत ही फेमस लाइन है वो। और वो लाइन आप लोगों को पता ही होगा ये किसकी है। ये है टीपू सुल्तान की। ये लाइन किसकी है बेटा? टीपू सुल्तान की है, ठीक है। तो मैसूर वंश के जो प्रमुख शासक थे हैदर अली और टीपू सुल्तान थे, ठीक है। और टीपू सुल्तान हैदर अली के पुत्र थे। और हैदर अली की मृत्यु के बाद टीपू सुल्तान राजगद्दी पर बैठे थे, ठीक है। और अगर इनके भाषाओं की बात करते हैं तो इनको अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, ठीक है। अरबी, फारसी, उर्दू और कन्नड़ भाषाओं का अच्छा ज्ञान था, ठीक है। और इन्होंने सुल्तान की उपाधि को भी धारण किया था, ठीक है। और एक चीज और ध्यान में रखेंगे, 1787 में, तो मैं बता रहा हूँ 1787 में इन्होंने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए थे। टीपू सुल्तान ने क्या किया था? अपने नाम के सिक्के भी जारी करवाए थे। और इसी समय फ्रांस में रिवॉल्यूशन हो रहा था। तो वो रिवॉल्यूशन से बहुत ज्यादा प्रभावित हो जाते हैं, बहुत ज्यादा मतलब उनको अच्छा लगता है कि इस तरह का कोई चीज हो रहा है। और वहां पर एक क्लब बना था जिसको बोलते हैं जैकोबियन क्लब। जैकोबियन क्लब फ्रेंच रिवॉल्यूशन में जो आपका अभी मैं पढ़ाऊंगा उसमें क्लास 9th में आपका है फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो क्लास 9th की हिस्ट्री में जब फ्रेंच रिवॉल्यूशन वहाँ पर बनाऊंगा, तो जब मोनार्की को वहाँ पर ख़त्म किया जाता है और मोनार्की से फिर वहाँ पर आपके कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की आती है। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के बाद फिर वहाँ पर जब रिपब्लिक बनने वाला रहता है, तो वहाँ पर एक क्लब बनाया जाता है जिसको बोलते हैं जैकोबिन क्लब। बहुत ही क्रूर क्लब हुआ करता था। गिलोटीन नामक की पद्धति उसने शुरू की थी, जिसमें से अगर कोई भी रहता है जो गवर्नमेंट के खिलाफ अगर कुछ बोल देता है, रॉबेस्पियर के खिलाफ, मैक्सिमिलियन दी रॉबेस्पियर के खिलाफ कोई कुछ बोल देता है, तो उसका गला कटवा देता था वो, ठीक है। तो जैकोबिन क्लब नामक एक वहाँ था जो कि एक तरह से रेबल समूह था जो मोनार्क के खिलाफ वहाँ पर बनाया गया था। तो उससे वो बहुत ज़्यादा प्रभावित थे जैकोबिन क्लब। और उस क्लब की स्थापना भी यहाँ पर इंडिया में किसने किया था? टीपू सुल्तान ने किया था, ठीक है। जब फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर होता है 1799 में, जब फोर्थ आंग्ल मैसूर वॉर होता है, फोर्थ एंग्लो मैसूर वॉर होता है 1799 में। और वहां पर युद्ध करते करते, ठीक है, टीपू सुल्तान ने यही बात बोली थी कि शेर की तरह जीना अधिक अच्छा है वनस्पति बकरे की भांति पूरी उम्र जीने से, ठीक है। और इस युद्ध को करते करते 1799 में जो युद्ध हुआ था वो 4 मई
1799 में 4 मई 1799 को टीपू सुल्तान अंग्रेजों के साथ युद्ध करते-करते मारे जाते हैं, वीरगति को प्राप्त हो जाते हैं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैंने आप लोगों को बताया कि इसको आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है? और ये कोशिश भी किया था टीपू सुल्तान ने कि जैसे 1799 की अगर आप बात करते हैं तो फ्रांस में नेपोलियन बोनापार्ट का अभ्युदय हो जाता है, राइज़ हो जाता है नेपोलियन बोनापार्ट का। तो टीपू सुल्तान ये चाहते थे कि नेपोलियन बोनापार्ट जो है वो आपके कहाँ पर आ जाए, इंडिया में आ जाएँ और यहाँ के रिवॉल्यूशन को और ज़्यादा तेज़ करवाएँ। पर नेपोलियन बोनापार्ट जो होता है वो इजिप्ट में आते हैं, इजिप्ट में वो हार जाते हैं और वहीं से वो रिटर्न हो जाते हैं और उसी समय क्या होता है 1799 में टीपू सुल्तान की भी मृत्यु हो जाती है। तो ये अप्रोच जो था टीपू सुल्तान का वो यहाँ पर समाप्त हो जाता है। ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको दिमाग में रखनी है टीपू सुल्तान की। अब ये लास्ट क्वेश्चन है, किस कर्नाटक युद्ध में सेंट थॉमे का युद्ध कहा सेंट थॉम के युद्ध के रूप में स्मरण किया जाता है? किस कर्नाटक युद्ध को? तो देखो, किस कर्नाटक युद्ध को किया जाता है तो इसका आंसर है बेटा प्रथम कर्नाटक युद्ध, ठीक है? प्रथम कर्नाटक। अब कर्नाटक युद्ध क्यों कहा जाता है? क्योंकि आज के डेट में बहुत सारे रीजन्स जो इस युद्ध में शामिल थे वो कर्नाटक के रीजन में पड़ते हैं, इसलिए उसको कर्नाटक का युद्ध कहा जाता है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध जो था वो आपका 1746 से लेकर के 48 तक हुआ था। 46 से लेकर के प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था और ये किसके-किसके बीच में हुआ था? ये फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। फ्रांसीसी और अंग्रेज़ों के बीच में हुआ था। अब इसकी शुरुआत कैसे होती है? एक अंग्रेज़ के एडमिरल रहते हैं, एडमिरल बर्नेट। क्या नाम रहता है उनका? एडमिरल बर्नेट रहते हैं। अंग्रेज सेना क्या करती है, कुछ फ्रांसीसी जहाज़ों को कैप्चर कर लेती है, जीत लेती है, ठीक है? और उसके विरुद्ध में जो फ्रांस में जो वहाँ के गवर्नर थे ला बुर्दने, वहाँ के गवर्नर थे ला बुर्दने, वह उनके सहयोग से आपका जो डुप्ले होता है, वो मद्रास को जीत लेता है, ठीक है? मद्रास में जो गवर्नर जनरल थे अंग्रेज़ों के, उसको उनका नाम था मोर्स, उनको पराजित करके उनका आत्मसमर्पण करवा लेता है और मद्रास को जीत लेता है, ठीक है? तो ये एक छोटा-सा मैंने आपको बता दिया कि पहले क्या होता है, अंग्रेज़ क्या करते हैं, फ्रांसीसियों के कुछ जहाज़ को जीत लेते हैं। फिर जो डुप्ले होता है, वो ला बुर्दने नाम के एक गवर्नर जनरल थे, फ्रांसीसी गवर्नर जनरल थे, उनका सहारा लेता है और वो मद्रास को जीत लेता है अंग्रेज़ों से। अब अंत में क्या होता है, एक ट्रीटी होती है जिसे बोला जाता है एक्स-ला शापल की संधि। एक्स एक्स ला शापल की संधि होती है और इस एक्स ला शापल संधि के तहत इस युद्ध को विराम दे दिया जाता है और ये कब होता है 1748 में एक्स ला शापल की संधि होती है और इसके साथ साथ वर्ल्ड में जो फ्रांस और ब्रिटेन आपके लड़ रहे थे वो शांत हो जाते हैं और उनके शांत होते ही भारत में भी जो फ्रांस और ब्रिटेन लड़ रहे थे वो भी शांत हो जाते हैं और इस ट्रीटी के तहत जो फ्रांसीसियों ने मद्रास जीता था उसे अंग्रेजों को लौटा दिया जाता है, ठीक है? बस ये आपको दिमाग में रखना है। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध में ये सेंट थॉमे के युद्ध जो था वही मैंने आपको बताया था। सेंट थॉमे क्या है बेटा, जो फ्रांसीसियों जो डुप्ले था जब उसने मद्रास को कैप्चर किया था उसी को सेंट थॉमे का युद्ध कहा जाता है, ठीक है? डुप्ले का मद्रास को जीतना, ठीक है? ये सेंट थॉमे युद्ध में हुआ था, ठीक है? याद रहेगा इतना? चलिए बहुत बढ़िया। तो बस ये चीज़ें आपको दिमाग में रखनी है। इसके साथ ये लेक्चर यहाँ पर समाप्त हो जाता है। 270 क्वेश्चन मैंने आपको अब तक करवा दिए हैं। एक बार आप इसे ज़रूर देखें। इसी प्रकार का कोई भी अगर आपको सुझाव देना है तो आप बिल्कुल फ्री हैं। आप मुझे बताएँ कि सर इस सारी चीज़ों को आप सुधारिए। हाँ, राइटिंग के लिए मैं थोड़ा-सा अभी सेटअप मेरा पूरा तैयार हुआ नहीं है। तो बस मैं ऐसे समझिए कि अपने पैर पर लिख कर के आपको किसी तरीके से बता रहा हूँ। तो राइटिंग के लिए कोई भी कंप्लेन नहीं करेगा। धीरे-धीरे क्या होगा, जैसे मेरा सेटअप तैयार हो जाता है फिर मैं राइटिंग को भी सही कर दूँगा। बड़े मुश्किल से लिखा हूँ यहाँ पर, लेकिन बहुत सारी चीज़ों को बताने का आपको प्रयास किया है, ठीक है? तो बस यही है, बस अगले सीरीज़ का आप वेट करिए, आपको कल तक वो भी सीरीज़ आपको मिल जाएगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।